हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएलएड बीएड एकेडमी। माय नेम इज सौम्या। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? ठीक है, तो पहले आपको मैं बता दूं, अंतस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। हो गया आपका टोटल 4। ठीक है, तो इसमें से य भी अंतस्थ व्यंजन है, र भी है, ठीक है, व भी है, ठीक है, और यहाँ ल के जगह पे ह रखा है। ठीक है, तो ह जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन क्या है? नहीं है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन ह नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको याद हो गया होगा कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए। य, र, ल, व व्यंजनों को कौन सा कहते हैं? ठीक है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन। तो अभी मैंने आपको बताया कि अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होते हैं और इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, फिर आते हैं तीसरे प्रश्न पे। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, पूछा है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो है वो भी कितनी होती है? टोटल 4। कौन कौन से? देखिए, ये सलजन का श है, ठीक है, ये षटकोण का श है, ये सड़क का स है और ये ह है। ये हमारे मुंह में क्या पैदा करते हैं? ऊष्म, गर्मी पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी हमारे टोटल 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी हमारे टोटल 4 होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं फोर्थ प्रश्न पे। ठीक है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम, अभी आपने पढ़ा कि उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, देखिए क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब जैसे ऊष्म व्यंजन एक तो 4 होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए, उन वर्गों को हम क्या कहते हैं? सॉरी, तो उन्हें अघोष कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा अघोष। ये हमारे में क्या पैदा करते हैं? जब हम अघोष का नाम लेते हैं तो ये इस अघोष में हम केवल श्वास का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इन्हें हम अघोष कहते हैं, क्योंकि इन अघोष के वर्णों का उच्चारण करते समय हम केवल सांस का प्रयोग करते हैं। और ऊष्म व्यंजन में क्या होता है? जब हम जो वर्ण हमारे मुख में ऊष्मा पैदा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जो हमारे मुंह में ऊष्मा, गर्मी पैदा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्गों को क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर आते हैं 5th वाले पे। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर, ठीक है, ल वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है? ठीक है, यहाँ पे पूछा है प्रयत्न के आधार पर ल। ठीक है, ये ल, ये बहुत अभी एमएड का एग्ज़ाम था, उसमें ये पूछा था कि ल वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है? उच्छिप्त है, प्रकंपित है, पार्श्विक है या इनमें से कोई नहीं? तो ये पार्श्विक है। ल क्या है? पार्श्विक है। फिर आते हैं 6th क्वेश्चन पे। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रश्न स्वर है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे दिया है आ, अ, ढ और ब। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आ। ठीक है, फिर आते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है। फिर आते हैं यहाँ पे, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ठीक है, ओष्ठ ध्वनि कौन कौन से नहीं हैं? तो देखिए बता दें, जब आप फ बोलोगे,
ठीक है, तो आपका जो ओष्ठ है ये दोनों बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 7th वाले पे आते हैं। निम्न में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप फ बोलोगे, ठीक है, जब आप फ बोलोगे तो आपका जो लिप है वो दोनों बंद हो जाएगा। ठीक है, म बोलोगे तो भी आपका लिप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे प बोलोगे तो भी आपका जो लिप है वो बंद हो जाएगा। तो ये दोनों ओठों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, इसलिए ये ओष्ठ ध्वनि या फिर ओष्ठ वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, फ, ठीक है, एक सेकेंड, फ, म और प, ठीक है, ये क्या है, ओष्ठ हैं, क्योंकि ओष्ठ दोनों यहाँ पे जुड़ते हैं। और च जो है हमारा ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ठीक है, ये च करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं 8th प्रश्न पे। निम्न में से कौन व्यंजन पार्श्विक है? ठीक है, यहाँ पे कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो आइए देखते हैं। अभी आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन कि झ है, य है, या फिर स है, या फिर ल है। तो आपको पता है कि पार्श्विक व्यंजन इसमें से कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन यहाँ पे ल है। ठीक है, तो इसको याद रखना। हिंदी तालव्य ध्वनियाँ हैं। ठीक है, देखिए आपको बता दे एक चीज़, यहाँ पे क ख, ये देखिए लिखा ही है क ख ग घ, और यहाँ पे अंगिक लगा दीजिए। ठीक है, ये क्या है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है, हाँ, और च छ ज झ का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। ठीक है, देखिए च छ ज झ का उच्चारण स्थान, ये चारों एक लाइन में आते हैं, तो याद कर लीजिए ये एक लाइन में आते हैं। बस आपको याद रखना पड़ेगा कि ये तालव्य है। ठीक है, फिर क ख ग घ अंग एक लाइन में आते हैं, तो ये क्या है, क से कंठ हैं। ठीक है, फिर है त थ द ध, ये दंत हैं। ठीक है, फिर ट ठ ड ढ, ट ठ, आप देखिए कि जब आप ट ठ ड ढ बोलते हो तो ये मुड़ता है, तो इसलिए इसकी वजह से ये मूर्धन्य है। ठीक है, क्लियर हो गया। च का क्या है, तालव्य है। एक बार रिपीट कर लीजिए, एकदम याद हो जाएगा। ये कंठ हो गया। ठीक है, फिर ये त थ द ध दंत हो गया। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, आपका मूर्धन्य हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आते हैं 10th वाले पे। ये श का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो तालव्य है। क्या है, ओष्ठ तो है नहीं, ठीक है, दंत भी नहीं है, मूर्धा भी नहीं है, तो क्या है, तालव्य है। ठीक है, फिर कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ठीक है, एक आपका क्या होता है, अल्प प्राण, और एक आपका क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक है, क्या होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण। ठीक है, तो यहाँ पे त जो है वो क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है, महाप्राण नहीं है। ये ध जो है वो क्या है, महाप्राण है। थ जो है वो क्या है, महाप्राण है। ठीक है, फ भी महाप्राण है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग मूर्धन्य ध्वनियों का है? ठीक है, नीचे आपका क्या दिया है, ऑप्शन दिया है कि कौन सा मूर्धन्य। हाँ, मूर्ता क्या क्या है, तो मैंने बिना ऑप्शन देखे मैं आपको बता दूं कि मूर्ता क्या है। जब आप ट बोलोगे तो आपकी जिह्वा जो है वो मुड़ेगी, ट, फिर ठ बोलोगे तो आपकी, देखो ट बोलोगे तो आपकी जिह्वा मुड़ेगी, ठ बोलोगे तो आपकी जिह्वा मुड़ेगी, ट ठ ड बोलोगे तो मुड़ेगी,
ढ बोलोगे तो मुड़ेगी। तो इसके वजह से ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं या फिर मूर्धन्य वर्ण हैं। ठीक है, फिर आते हैं 13वें प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भी क्या है, ये ट ठ ड ढ क्या है, मूर्धन्य है। ठीक है, ठीक है, और ये त थ द ध क्या हो गया, दंत हो गया। ये च छ ज झ क्या हो गया, तालव्य हो गया। ठीक है, और ये प फ ब भ ओष्ठ हो गया। ठीक है, कितना क्लियर है, आपको भी ऐसे बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दंत ओष्ठ है। ठीक है, जो दंत ओष्ठ वर्ण इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से दंत ओष्ठ म क्या है। आप जब म बोलोगे तो ये दोनों होठ को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो ये फ भी स्पर्श कर रहा है। थ क्या है, ये दंत में आ जाएगा। ठीक है, व क्या है आपका, ये दंत ओष्ठ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे द, यहाँ पे फ, यहाँ पे व जो है वो दांत का और ओठ का दोनों का स्पर्श करता है, तो व जो है हमारा दंत ओष्ठ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 व जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अभी आपको दिख रहा होगा, है ना। हिंदी की स्पर्श, ठीक है, घोष, महाप्राण, दंत, व्यंजन ध्वनियाँ हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जिनमें स्पर्श, ठीक है, फिर घोष, महाप्राण, दंत, व्यंजन, ठीक है, उन्हें हम उन ध्वनियों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे थ जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये घोष भी है, हाँ, ठीक है, बाकी आपने ऑप्शन में देखा, तो ये यहाँ पे 3rd नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है। हाँ, संवृत्त है। आ क्या है आपका, संवृत्त नहीं है। ए भी नहीं है। ई क्या है आपका, संवृत्त है। ठीक है, तो ई आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ क्या हैं। तो आपको बताया कि जब आपकी जिह्वा मुड़ती है, क्या होती है, जब आपकी जिह्वा जो है वो मुड़ती है तो हम उसे मूर्धन्य कहते हैं। म से क्या हो गया, मुड़ना हो गया। ठीक है, तो जब ये जिह्वा जो है वो मुड़ रही है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए ये जिह्वा है। ठीक है, अगर ये मुड़ती है, ठीक है, हाँ, ये अगर मुड़ रही है तो ये मूर्धन्य हो गया। हाँ, मूर्धन्य हो गया। तो जब आप क ख ग घ बोलोगे तो वो कंठ को स्पर्श करता है। क ख ग घ अंग क्या है, कंठ को स्पर्श करता है। ठीक है, फिर ट ठ ड ढ बोलोगे, ठीक है, तो ट ठ ड और ढ, ठीक है, आप खुद इनका उच्चारण करके देखो। जब आप ये बोलोगे तो आपका जो जिह्वा है वो मुड़ेगा, और यही मुड़ने के वजह से हम इसको मूर्धन्य ध्वनियाँ या फिर मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आपको एकदम से याद हो गया होगा मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए ऑप्शन में भी यही आया, ट ठ ड ढ, है ना, तो यही करेक्ट है। प फ ब भ किसका स्पर्श करता है, ओष्ठ का करता है। ठीक है, त थ द ध किसका करता है, दंत का करता है। ठीक है, क ख ग घ कंठ का करता है। ठीक है, और ये ट ठ ड ढ किसका करता है, मूर्धन्य का, तो ये मुड़ रहा है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, मूर्धन्य व्यंजन हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे ध्वनि ब, हिंदी की ब ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ब जो है ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिखेगा ब कौन सी ध्वनि है, तो ब जो है वो ओष्ठ ध्वनि
है, ठीक है, वह क्या है, ओष्ठ ध्वनि है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, देखिए यहाँ यहीं से पढ़ लेते हैं ना। उपर्युक्त के उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात कौन सा विराम लगता है, ठीक है, पहले और बाद में, ठीक है, विराम चिन्ह बोला है कि उपयुक्त उपवाक्यों के पूर्व में जो उपवाक्य होते हैं उसके पहले और उसके बाद कौन सा विराम लगता है। तो आपको पता है जो अल्प विराम लगता है, ठीक है। यहाँ पे अल्प विराम करेक्ट हो जाएगा, ये पूर्व और बाद में पश्चात में लगता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, निम्न में से अल्प विराम शब्द उनका चिन्ह बताना है, ठीक है, कि अल्प विराम हम किसे कहते हैं, और इंग्लिश में हम अल्प विराम को क्या कहते हैं, फुल स्टॉप, ठीक है, जहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं उसको हम अल्प विराम कहते हैं, ठीक है। अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा, क्या होता है, थोड़ा, ठीक है, तो थोड़ा सा रुकना फुल स्टॉप कहलाता है, ठीक है। तो इसका चिन्ह क्या है, ये छोटी सी बिंदी जो होती है ये अल्प विराम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा अच्छे से, देखिए ये विस्मयादि बोधक है, क्या है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, और ये हमारा किसका चिन्ह है, ये अल्प विराम का है, ठीक है। ये इसी को हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, कौन सी ध्वनि है जिन्हें हम अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार बताना है, ठीक है, क्या बताना है, अनुस्वार किन ध्वनियों को कहते हैं। तो स्वर के बाद आने वाली जो नासिक के ध्वनियाँ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जो स्वर हैं अ, आ, ई, ठीक है, इनके बाद आने वाली जो नासिक के ध्वनियाँ हैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि हम किसको कहते हैं। तो उन्हें हम स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उसी को हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख दूँ, इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार, ठीक है। विसर्ग का चिन्ह क्या है, विसर्ग का चिन्ह ये है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, ठीक है, ठीक है, अमात्रिक पूछा है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से दिखा दूँ आपको कि नाचना अमात्रिक नहीं है, डाकघर अमात्रिक नहीं है, कोलाहल अमात्रिक नहीं है, चटपट क्या है, अमात्रिक है, ठीक है। इसमें कोई मात्रा तो लगा नहीं है और हर किसी में मात्रा लगा है, देखना यहाँ पे आ का मात्रा लगा है, यहाँ पे भी आ का मात्रा लगा है, ठीक है, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, है ना, और यहाँ पे भी ओ का मात्रा लगा है, आ का मात्रा लगा है, और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ये चटपट क्या है, अमात्रिक है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, निम्न में से किसका चिन्ह शून्य होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया है नीचे कि निम्न में से किसका चिन्ह जो है वो शून्य होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा चिन्ह है जो शून्य होता है। तो लाघव, लाघव का चिन्ह क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है, यहाँ पे लाघव का चिन्ह क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, इत्यादि संकेतक चिन्ह हैं, जैसे हम जब हमको एक्सेट्रा लिखना होता है, इत्यादि को हम क्या कहते हैं, एक्सेट्रा, ETC, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आपसे पूछा जाए कि सब्जियों का नाम बताइए, ठीक है, यहाँ पे पूछा आपको सब्जियों का नाम, तो आप क्या कहोगे, आलू, ठीक है, टमाटर, हाँ, फिर आप बोलोगे
आदि। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आप छोड़ देते हो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा, सब्जियों का नाम आलू लिख दिया। ठीक है, फिर टमाटर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, आदि, मतलब एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये चिन्ह आप प्रयोग करते हो। कौन सा चिन्ह, ये चिन्ह आप प्रयोग करते हो। तो इत्यादि का संकेतक चिन्ह क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये चिन्ह पूछा है तो इत्यादि का जो चिन्ह है वो ये है। ठीक है। निम्न में से दंत वर्ण कौन से हैं। तो दंत मैं आपको बता दूं, त जब आप बोलोगे तो त कहाँ जाएगा, देखो दंत से टकरा रहा है, दांतों से आपके टकरा रहा है कि नहीं, जिह्वा जो है वो दांतों को स्पर्श कर रही है, कर रही है। ठीक है, त थ को जब आप बोलोगे तो ये भी दांत को, जिह्वा जो है आपकी स्पर्श कर रही है। द बोलो तो भी आपका दांत को क्या स्पर्श कर रहा है, आपकी जिह्वा। ठीक है, तो इसलिए ये दंत वर्ण है। ध को आप बोलोगे तो ये भी स्पर्श कर रही है। न को आप बोलोगे ये भी स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। मैंने आपको ज़्यादा ही बता दिया, यहाँ पे बस ऑप्शन में त ही दिया है, तो त क्या हो गया, दंत हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, देखिए रग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु है, दंत है, ठीक है, और या फिर कंठ है, या फिर ओष्ठ है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, ग का उच्चारण स्थान। तो आपको पता है कि क ख ग घ क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, तो ग किस में आ जाएगा, कंठ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, माननीय श्री कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या को कितनी मानी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये श्री कामता प्रसाद ने विराम चिन्ह की संख्या कितनी मानी है, तो मैं आपको बता दूं कि कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। किसने विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है, तो कामता प्रसाद ने, श्री कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है, 20 मानी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, विराम चिन्हों की संख्या 20 किसने मानी है, श्री कामता प्रसाद ने मानी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, क्रम पूछा है। ठीक है, तो मैं आपको क्रम मैं खुद ही बता दे रही हूँ कि क्या है। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे संतान की उत्पत्ति कब होगी, बाद में होगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें स त न है। ठीक है, संतान। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले क से स्टार्ट करिए कि क किस में आया है, क किस में आया है, इसमें आया है, क्या आया है, क आया है। तो इसको सबसे पहले नंबर पे कर दीजिए। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले नंबर पे कर देंगे। फिर क ख कहीं आया नहीं है, ग कहीं आया नहीं है, क ख ग घ अंग भी कहीं नहीं आया। ठीक है, फिर च किस में आया है, इसमें आया है, तो इसको सेकंड नंबर पे कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही मिलान किया, जैसे जैसे आपसे पूछ देगा हिंदी शब्दकोश के अनुसार, मतलब सक्षम शब्दों का सही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो आप ऐसे ही लिखोगे कि क सबसे पहले किधर आया है, फिर ख किस में आया, फिर ख तो मान लो कहीं नहीं आया, च आया उसके बाद, तो ये इसमें आया है। ठीक है, फिर क्या है आपका, उसके बाद देखिए कौन सा वर्ड आया, तो फिर तो आ गया। ठीक है, स तो भाई सब में कॉमन है, लेकिन उसके बाद देखना है। ठीक है, तो आ गया, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है,
और सक्षम, ये छ जो है वो सबसे बाद में आएगा। ये छ क्या है, सबसे बाद में आएगा, तो इसकी वजह से ये 4th नंबर पे हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या आएगा, शकल आएगा, सचल आएगा, संतान आएगा, फिर सक्षम आएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में भी दिया होगा कहीं पे, है ना। देखिए पहला ऑप्शन ही दिया है, सकल, सचल, संतान और सक्षम। ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्रमबद्ध तरीके से मैंने आपको बताया था ना, क सबसे पहले आया है, फिर च सबसे पहले, उसके बाद आया फिर त, उसके बाद आया है फिर श आया है। तो यहाँ पे कॉमन क्या था, स कॉमन था। ठीक है, स क्या था आपका, कॉमन था। स तो सब में था लेकिन क सब में है नहीं, तो सबसे पहले हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, क से। ठीक है, फिर से उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न पे, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन से होते हैं, पहले तो यही जान लो। विस्मयादिबोधक हम इसे कहते हैं। और हम कब विस्मयादिबोधक कहते हैं, जैसे अगर कोई चीज़ मुझे हम लोगों को गंदी लगती है, ठीक है, जैसे मान लो हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई जानवर मान लो मरा हुआ दिखता है, तो हम लोग कैसे करते हैं, छी। ठीक है, तो वहाँ पे हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ किया जाता है, इसमें और स्पष्ट तरीके से दिया है। ठीक है, वो देख लीजिए, जब आपको विषाद, विस्मय और घृणा होगी, जैसे मान लो किसी चीज़ को देख के आपको गंदा लगा, फिर जब आप कभी आश्चर्यचकित हो जाते हो, ठीक है, तो उसी को हम विस्मय कहते हैं। ठीक है, विषाद हो जाते हो, ठीक है, तो फिर अल्पविराम विस्मयादिबोधक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आह्लाद सूचक शब्दों के अंत में हम क्या करते हैं, विस्मयादिबोधक, इसका प्रयोग करते हैं। सादर बड़ों के संबोधन में हम क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो उपयुक्त सभी हमारा विस्मयादिबोधक के लिए सही है। ठीक है, फिर आते हैं 29वें प्रश्न पे, कौन वर्ण घोष नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ कितना मतलब अजीब सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा देखेगा तो बता देगा, है ना। र, अब देखो, अब अगर आप पढ़े लिखे हो तो इस पर आपको प्लस पॉइंट पक्का 1 नंबर कोई बिना देखे ही दे देगा। ठीक है, जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब कोई सिर्फ अपना लक आजमाने गया है तो वो ये भी गलत कर देगा, वो सोचेगा कि चलो इसी में से कोई लगा देते हैं, है ना। तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो र क्या है, घोष है, ड क्या है, घोष है, ल क्या है, घोष है, और ये क्या है, अंग्रेजी का वर्ण हो गया। ठीक है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में चला जाएगा, तो ये हमारा गलत है, लेकिन यहाँ पे ये घोष नहीं है, तो यही सही है ना। यहाँ पे क्या है, यही सही है। ठीक है, ये क्या है, सही है। ये घोष तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेजी का हो जाता है ना। फिर आते हैं यहाँ पे, छंद में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब छंद जो है, आपने पढ़ा होगा सोठा छंद, ठीक है, तो छंद में एक चरण की जब समाप्ति होती है, जो एक चरण होता है उसकी जब समाप्ति होती है, तो कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे ये इसका प्रयोग किया जाता है, इस चिन्ह का। जब छंद की किसी एक चरण की समाप्ति होती है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप कौन है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कौन हैं, यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, आप कौन हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही तो लगेगा। आप कौन हैं, हाँ, आपका नाम क्या है। तो ऐसे जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए, आप कौन है में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्यों लगेगा, जब भी हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है,
फिर आते हैं विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है। यहाँ पे विसर्ग पूछा है। विसर्ग का ये क्या होता है, चिन्ह होता है, ठीक है। और विसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पे ये क्या है, विसर्ग है, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो विसर्ग ये है यहाँ पे, ठीक है, निष्प्रिय। फिर आते हैं 33वें पे, स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को कहते हैं अर्थ व्यंजन स्वर। देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले वीडियो भी आप देख सकते हो, कितने अच्छे से समझाया है। स्वर जो है ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये किसी की सहायता नहीं लेता है और ये दूसरों का हेल्प भी कर देता है, ठीक है। तो स्वर क्या है, वो व्यंजन को अपना सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण, स्वर किसकी सहायता कर रहा है, व्यंजन की कर रहा है, ठीक है। तो उच्चारित वर्ण क्या हो गया, व्यंजन हो गया, ठीक है। व्यंजन क्या हो गया, सही उत्तर हो गया, ठीक है। फिर आते हैं 34वें पे, क ख ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं, ठीक है। क ख ज और फ, तो ये क, ठीक है, ख, ठीक है, ज और फ, ठीक है, ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, ठीक है। फिर आते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। अघोष वर्ण कौन सा है यहाँ पे, और अघोष का डिफिनीशन क्या होगा, जब हम केवल श्वास का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा वर्ण कौन सा है, अघोष, इसमें से ऑप्शन दिया होगा। तो यहाँ पे अ, ठीक है, देखिए अ ज ह, ये क्या है, अघोष नहीं है, ठीक है, सघोष है, ठीक है। ये स क्या है, अघोष है। फिर आते हैं 37 पे, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ ओष्ठ, क्या पूछा है, ओ का उच्चारण स्थान, तो कंठ ओष्ठ, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन ह है, ठीक है। तो देखो दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे तीसरा जो है वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं 39 पे, ठीक है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, तो जो महाप्राण है, ठीक है। जैसे देखिए क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा कौन सा है, ख, फिर चौथा ये है ना, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा वर्ग जो है वो क्या है, महाप्राण है, ठीक है, ये महान है, ठीक है। 2 और 4 जो है 24, ठीक है। तो ये महाप्राण है। यहाँ पे देखो पहला और दूसरा तो गलत हो जाएगा, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है, ठीक है, अल्प प्राण पूछा है, ठीक है। तो प क्या है, अल्प प्राण है, ठीक है। ध क्या है, महाप्राण है। झ क्या है, महाप्राण है, ठीक है। अल्प प्राण है प। जिस वर्ण के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, पूछा है। जिस वर्ण के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं,
स्वर कहते हैं। स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो 3 गुना समय लगता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु, ठीक है, 5 निकले, उसे क्या कहते हैं? महाप्राण। ठीक है, महाप्राण का उच्चारण में क्या होता है? मुख से अधिक वायु निकलती है। ठीक है, महान है ये है। क ख, जैसे आप क बोलोगे तो क्या होगा? क बोलोगे तो कम समय लगेगा, ख बोलोगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए ख बोलोगे तो वो महाप्राण है। ठीक है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन से है? ठीक है, अघोष वर्ण पूछा है तो क ख भी अघोष है, च छ भी अघोष है, ट भी अघोष है, तो उपयुक्त सभी ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, है ना। यह अलावा क्या है? देखिए, यह अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन जो है वो अल्प प्राण भी होते हैं। अंतस्थ व्यंजन ही अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये और अलावा ये महाप्राण में चला जाएगा, तो अल्प प्राण में ही रहेगा। ठीक है, देखिए हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या आपका क्या है? 33 है। ठीक है, 33 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, जब आप क ख ग घ अंग बोलोगे तो वो क्या है? क्या होगा? आपका कंठ से उच्चारण स्थान होगा उसका। ठीक है, यहाँ पे ट है, तो ट आप बोल रहे हो तो क्या हो रहा है? आपकी जीवा जो है वो मुड़ रही है ना। तो जब वो मुड़ेगी तो क्या है? मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा। ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? ए और ए जो है ये कंठ तालव्य, दंत नहीं है। ठीक है, कंठ तालव्य हैं ए और ए। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? वर्ण और अक्षर को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और अक्षर को कहते हैं। ठीक है, देखिए पंचमाक्षर किसे कहते हैं? ठीक है, ठीक है, 5वां देखो, अब यहाँ पे क ख ग घ अंग, तो ये 5वें स्थान पे आ रहा है। ठीक है, फिर ऐसे ही ये सारा क्या है? ये 5 एकदम लास्ट में आता है, तो इसे पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की किस भाषा में देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, श्री कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है। ठीक है, अब किस भाषा से लिया गया है? हाँ, तो ये मैं आपको बता दूं किस भाषा से लिया गया है। अंग्रेज भाषा से लिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन देख लो, अंग्रेज, चीन, फ्रेंच, फारसी, तो अंग्रेज से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए तो धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और फिर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, जैसे आपको समझ में आ गया कि हाँ वर्णमाला कितना होता है। ठीक है, फिर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है ना। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, है व्यंजनों की संख्या। ठीक है, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, और फिर महाप्राण कौन कौन सा होता है? दूसरा और चौथा। ठीक है, महाप्राण कौन कौन सा होता है? दूसरा और चौथा होता है। ठीक है, क्लियर है। और महाप्राण, फिर अल्प प्राण कौन कौन सा होता है? 1, 3, 5 जो छूटा रहता है वो अल्प प्राण में चला जाएगा। 2 और 4 के बाद जो और बचा वो अल्प प्राण में चला जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, जो छूटा रहता है वो अल्प प्राण में
चला जाएगा, है ना। फिर महाप्राण आपको पता ही है कि 2 और 4 क्या है, महाप्राण हैं, ठीक है। 2 और 4 क्या है, महाप्राण है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।